हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अरुणा कालिया आज व्याकरण का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। अलंकार कल बताए थे। इससे पहले की वीडियो में अलंकार के एक भाग बताया था जिसमें शब्दालंकार और उसके भेद बताए थे। और आज मैं अर्थालंकार समझाऊंगी। अलंकार के दो भेद मेन होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से विस्तार से बताया था कि उसमें तीन भेद होते हैं उसके, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है। अब आज मैं अर्थालंकार और उसके भेद समझाऊंगी। अब जैसा कि अर्थालंकार यानी अर्थ यानी मीनिंग, किसी काव्य के मीनिंग के आधार पर जब काव्य सुंदर बन पड़ता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थ माने मीनिंग, ठीक है। तो जब मीनिंग के आधार पर काव्य सुंदर बनता है, काव्य की सुंदरता और बढ़ जाती है, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब हम आते हैं कि इसके भेद कितने हैं। अर्थालंकार के 5 भेद हैं, ठीक है। 5 भेद में से पहला है उपमालंकार, दूसरा है रूपक, और तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है मानवीकरण और पांचवा है अतिशयोक्ति। इससे पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊं, थोड़ी सी एक छोटी सी कॉमन बात जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट 3 हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीनों अलंकारों में एक सिमिलरिटी है। वो ये कि तीनों ही तुलनात्मक, तुलना के ऊपर की ओर संकेत करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है सब में, जो मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि इसकी पहचान को आप समझ पाएंगे तो आप इसमें सिमिलरिटी को भी देख पाएंगे, और सिमिलरिटी के साथ साथ जो डिफरेंस है बीच में उसको भी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ उपमा। उपमा जिसका मतलब ही है, उपमा मतलब किसी के साथ तुलना करना, ठीक है। अब तुलना करना जो है हम जब सिंपल रूप में भी हम किसी से बात करते हैं तो कहते हैं ना कि वह चांद सा गोरा, चांद सा रुपहला, चांद सा सुंदर। तो चांद सा शब्द जो आया सा, वो उपमा की ओर संकेत करता है, यानी तुलना की ओर संकेत करता है कि चांद के समान। सा का मतलब चांद के समान। अब यहाँ पर आप हमेशा याद रखो, जहाँ पे भी सा शब्द लग जाता है, सा, सी, से, सम या सदृश या सरिस या फिर समाना, तो इस तरह से जब शब्द लग जाते हैं जिसका अर्थ के समान होता है, जिसका अर्थ के समान होता है, वहाँ तुलना हो जाती है। और तुलना के साथ, ऐसी तुलना के साथ हम उपमा अलंकार को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखेंगे तो हमें ठीक से समझ में आ जाएगा। हाथी सा टीला, यानी कि हाथी सा टीला मतलब हाथी के समान ऊंचा। टीला का मतलब होता है ऊंचा, हाथी भी ऊंचा होता है, तो हाथी के समान ऊंचा, ठीक है। तो यहाँ पे सा जो ये लगा हुआ है, ये हमें बताता है, परफेक्ट हमें कर देता है कि यहाँ पर उपमा ही अलंकार हो सकता है और कोई नहीं, ठीक है। उपमा अलंकार ही हो सकता है सा के कारण। अब इसी तरह से जितने भी उदाहरण हैं, सा, सी, ये मैंने शब्द यहाँ लिख दिए। ये वाले शब्द काव्य में अंकित होते हैं, कविता में अंकित होते हैं, जहाँ पर वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे किसी के साथ में सी लग गया, है ना, धूप सी चांदनी। जब दोपहर की धूप होती है खिली खिली सी, उसको चांदनी, जो चांदी के समान खिली हुई, बिछी हुई एक चादर सी लगती है, तो धूप सी चांदी बिछी हुई, तो सी जब लग गया तो वो उपमा अलंकार हो गया।
ऐसे ही सम लगता है, सदृश लगता है, सरिस लगता है, समाना लगता है। आप जब उदाहरण देखेंगे तब इन सब की एक लिस्ट बनाना। सा वाले भी 3-4 लेना, सी वाले भी, से वाले भी, सम वाले भी, समाना वाले भी, सदृश वाले भी और समाना। ठीक है। अब यहाँ ऐसे उदाहरणों को जब आप इकट्ठा कर लेंगे तो आपको उपमा अलंकार बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने उपमा या इनके परिभाषा के ऊपर ध्यान जोर नहीं दिया, क्योंकि परिभाषा तो आपको पुस्तकों में सब जगह मिल जाएगी, लेकिन ये बात जो मैं आपको पहचान बता रही हूँ ये आपको पुस्तकों में कम मिलती है, या फिर आपका उस पर ध्यान कम दिया होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इसकी पहचान अगर आप समझ लो तो आप कहीं भी कभी भी मार नहीं खा सकते। ठीक है। अब आते हैं रूपक। मैंने शुरू में बताया था कि ये 3 जो हैं करीब करीब एक से हैं। इनमें एक बात कॉमन है कि ये तीनों ही तुलना वाले हैं, कि किसी ना किसी के साथ तुलना की जाती है। अब यहाँ पे सासी सम करके तुलना कर दी तो ये उपमा हो गया। अब रूपक में भी तुलना होती है, लेकिन यहाँ पर सासी से सम शब्द नहीं होते, पर यहाँ पर योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह अक्सर होता है, लेकिन हमेशा नहीं, कभी ज़रूरी नहीं कि हम हर बार ही हो। योजक चिन्ह भी होता है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि दोनों ही तुलनात्मक शब्द एक साथ आते हैं। दोनों तुलनात्मक शब्द एक साथ आते हैं। उनके बीच में कभी कभी योजक लग जाता है, कई बार नहीं भी लगता, लेकिन ये पक्का है कि दोनों तुलनात्मक शब्द एक साथ आते हैं। वहाँ जब हम अर्थ लगाते हैं तब हम उसके कह देते हैं चरण रूपी कमल। जैसे चरण कमल उदाहरण हो गया, चरण कमल बंदऊ हरियाई, यानी कि कमल के समान जो सुंदर चरण हैं वहाँ उस पर, उन चरणों में वंदना करने आई। तो यहाँ पे चरण कमल, कमल रूपी चरण, कमल के समान सुंदर या कोमल चरण। अब यहाँ रूपी शब्द जब अर्थ लेते हैं, रूपी यानी रूपक, रूपक अलंकार हो गया। ठीक है। यहाँ पे कोई शब्द अलग से लगा नहीं होता, लेकिन दोनों तुलनात्मक शब्द एक साथ आए होते हैं। अब तीसरा लेते हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में भी तुलना होती है, किसी के समान बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर सासी सम सदृश के अतिरिक्त के अलावा, मतलब ये शब्द नहीं होते, इनके स्थान पर होते हैं मनु, मानो, जनु, जानो, जनहूँ, ज्यों, त्यों, ज्यों, जैसे, ऐसे शब्द लगे होते हैं यहाँ पे। ठीक है। उत्प्रेक्षा में मनु, मानो, जनु, जानो, ज्यों, जैसे, ये शब्द काव्य में, कविता में निहित होते हैं, अंकित होते हैं। अब जब ऐसे शब्द जहाँ लगे हुए हों वहाँ हम फौरन पहचान लेंगे कि यहाँ पर तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ मानो आया है कि ऐसा लगता है, जब शोर हुआ तो जब हवा तेज़ लगी तो ऐसा लगता है कि एक कवि का हृदय कहता है कि ऐसा लगा जैसे सोता हुआ सागर, यानी शांत लहरें थी और उसमें भी अब शोरगुल होने लगा। शांत था सागर लेकिन वो भी जाग गया हो। तो मानो हवा के जोर से, ऐसा लगा, मानो का मतलब ऐसा लगा जैसे हवा के जोर से, हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। क्लियर है। तो मानो शब्द आया है, इसलिए हम फौरन पहचान लेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मानवीकरण और अतिशयोक्ति पर हम आते हैं। ये दोनों शब्द अपने आप में ही अर्थ बता रहे हैं, है ना। अब मानवीकरण, मानवीकरण यानी मानव की अनुभूति, मानव का आभास, जहाँ पर अर्थ लगाते हुए हमें ये पता लगे कि यहाँ पर मानव का आभास हो रहा है। मानव है नहीं, यहाँ पर मानव है नहीं, लेकिन मानव का आभास हो रहा है। ऐसा लग रहा है, जब अर्थ लगाते समय हमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई व्यक्ति वहाँ पर है, व्यक्ति ये सारे कार्य कर रहा है। अब जैसे कि ये उदाहरण देकर, उदाहरण के साथ हम स्पष्ट हो जाएगा कि ये मानवीकरण का क्या अर्थ है। मेघ आए बड़े बन ठन के, मेघ आए
बड़े बन-ठन के, यानी कि मेघ को एक व्यक्ति के रूप में देखा है कवि ने कि मेघ आए ऐसे तैयार होकर बन-ठन कर जैसे ससुराल जा रहे हों। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मेघों को व्यक्ति के रूप में कवि ने पेश किया है। ठीक है, इसी तरह से जो और भी उदाहरण हैं, यहाँ पे एक बात और बता दूं कि प्रकृति से रिलेटेड ही ज़्यादातर कविताएं होती हैं जिसमें मानव की अनुभूति होती है। जैसे संध्या उतर रही धीरे धीरे, ये भी एक कहीं कविता है, आप देखना। और इसी तरह से यहाँ मेघ एक चैप्टर है 9th में, मेघ आए बड़े बन-ठन के, पूरी कविता है ये। उसमें देखना कितने ही सारे चित्रण आपको मिलेंगे, मानवीकरण अलंकार के बहुत सारे उदाहरण उसमें मिलेंगे। अब ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब है अतिशय उक्ति, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, जहाँ किसी साधारण सी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलना कि जो संभव ही नहीं है उसको भी संभव कराते हुए दिखाना, वहाँ अतिशयोक्ति होता है। यानी कोई बात हो ही नहीं सकती उसको भी सजीव करते हुए बताना। जैसे कि हनुमान की पूंछ पर लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई निशाचर भाग, एक दोहा है इस तरह का। तो यानी कि यहाँ पे हनुमान की पूंछ पर लग ना पाई आग, आग लग भी नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए, सारे राक्षस भाग गए। अब यहाँ पे इतनी बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई कि जो असंभव बात को संभव करके दिखाया गया है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतिशयोक्ति है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप हर एक भेद के 50-50 उदाहरण इकट्ठे करें, लिस्ट बनाएं, और फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी हर एक उदाहरण, हर एक रूप के, हर एक भेद के आप 50-50 उदाहरण इकट्ठे करें। बुक्स लें, अपनी बुक्स लें, अपनी बुक्स में जितने हैं वो तो लें, साथ में एक दूसरे से बुक एक्सचेंज करके भी देख लें। साथ वाले अपने आपके पड़ोस में कोई बच्चा होगा जो किसी और स्कूल में पढ़ता होगा, उसके पास कोई और ग्रामर की बुक होगी, तो इस तरह से 5-6 बुक्स कलेक्ट करें, उसमें से उदाहरण देखें और अपने इसका अभ्यास करें। ठीक है, तो अब मैं कह सकती हूँ कि अलंकार के भेद सारे क्लियर हो गए। दोनों भेद के डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। अभी भी आपके मन में कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर लिखें, पूछें ज़रूर, और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हर वीडियो जो मेरा यहाँ से जाए वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए, नोटिफिकेशन उसका मिल जाए, ताकि आप वो भी देख सकें। और साथ साथ अपने साथ के बच्चों को, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हों लेकिन आपके क्लास के हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर आगे सेंड करें, फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी लाभ हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ओके, बाय बाय।